प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सीमांत मोलर चालकता। देखो सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। सीमांत मोलर चालकता से पहले हम मोलर चालकता की तरफ जा रहे हैं। मोलर चालकता किसको कहेंगे? मोलर चालकता, देखो मोलर चालकता हम कही थी कि एक मोल विलय किसी विलियन के अंदर घुला हुआ हो, यानी कोई विलियन है उसके अंदर एक मोल विलय यानी वैद्युत अपघटय घुला हुआ। क्योंकि यहाँ विलय है वो किसके रूप में है? वैद्युत अपघटय के रूप में। क्योंकि चालकता का जहां जिक्र होता है वहां वैद्युत अपघटय को ही काम में लेना पड़ता है। तो देखो मोलर चालकता हम किसको कही कि जब किसी विलयन में एक मोल वैद्युत अपघटय घुला हुआ है तो एक मोल वैद्युत अपघटय में जो आयन है उसके द्वारा जितनी चालकता उत्पन्न होती है उसको हम क्या कह रहे थे? मोलर चालकता, और जिसको लेमडा एम से दर्शाते हैं। क्या थी मोलर चालकता? कि जब किसी विलयन में एक मोल विद्युत अपघटय घुला हुआ हो, एक मोल विद्युत अपघटय घुला हुआ हो तो एक मोल विद्युत अपघटय के आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को कौन सी चालकता बोलते हैं? मोलर चालकता, और इसे लेमडा एम से दर्शाते हैं। यह है सीमांत मोलर चालकता। यानी मोलर चालकता तो वो की वही है, बस वहां सांद्रता फिक्स थी यानी सामान्य सांद्रता थी, और यहां पर तनु कर दिया विलयन को, यानी पानी मिला दिया। कितना पानी मिला दिया? जितना हम मिला सकते हैं उसके अंदर उतना पानी मिला दिया। यानी सांद्रता को कहां पर लाके रख दिया हमने? लगभग शून्य के करीब लाकर के छोड़ दिया। यानी उसमें देखें कि पदार्थ घुला हुआ है या न घुला हुआ है उसका पता ही नहीं चलता है। उसको हम बोलते हैं अनंत तनुता, यानी हद से ज्यादा पानी मिला देते हैं। जिस सीमा तक पानी मिलाना चाहिए उस सीमा तक पानी मिल गया, यानी सांद्रता का निर्धारण शून्य तक पहुंचे, यानी शून्य सांद्रता बोलते हैं उसको हमें क्या, उस पर यदि मोलर चालकता का निर्धारण करना चाहें तो उसको हम कहेंगे सीमांत मोलर चालकता। यानी अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर जो अपनी मोलर चालकता होती है उसी को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता क्या थी कि जिस विलयन में एक मोल वैद्युत अपघटय घुलता है उसके आयन जितनी चालकता उत्पन्न करेंगे वो मोलर चालकता। और सीमांत मोलर चालकता क्या हुई कि अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर, किस पर है? अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर जितनी मोलर चालकता है उसी मोलर चालकता का नाम है सीमांत मोलर चालकता, या इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी बोलते हैं। ठीक है। किसी दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है? सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। सीमांत मोलर चालकता किसको कहेंगे? कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है? सीमांत मोलर चालकता। प्रबल वैद्युत अपघटयों के लिए जो मोलर चालकता होती है, यानी जो लेमडा एम होता है उसका ये होता है, क्योंकि इसको देखो लेमडा एम 0 से भी दर्शाते हैं और ई एम 0 से भी दर्शाते हैं, नोट भी बोलते हैं और 0 भी बोलते हैं इसको। वैसे यहाँ कई बुकों में इन्फिनिटिव लिखा हुआ मिलता। बात एक ही, इन्फिनिटिव का अर्थ हो जाता है अनंत तनुता पर, और 0 लिखते हैं उसका अर्थ हो जाता है शून्य सांद्रता। दोनों चीज सही है, इन्फिनिटिव लिखोगे तो भी सही है और 0 लिखोगे तो भी सही है। ज्यादातर लेमडा ही शब्द यूज करते हैं, ई एम भी करते हैं किंतु लेमडा एम ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। अब देखो कोलराउस का नियम, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के लिए कोलराउस का नियम लिखिए। कई बच्चे यहां पर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो सीधा कोलराउस का नियम बताया गया है, ये आयनों का स्वतंत्र अभिगमन के आगे। तो ध्यान रखना कि आयनों की जो गति है उसी को हम स्वतंत्र अभिगमन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कि आयनों की जो गति है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अभिगमन बोलते हैं। और कोलराउस ने आयनों की स्वतंत्र गति के लिए ही नियम दिया, तो वहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के लिए कोलराउस का नियम लिखिए या कोलराउस का नियम लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो कोलराउस ने क्या कहा? कोलराउस ने बताया कि जो ये आप सीमांत
मोलर चालकता बोल रहे हो, यानी अनंत तनुता पर जो हम मोलर चालकता का निर्धारण कर रहे हैं, यानी जो लेमडा एम है किसी भी विद्युत अपघटय का, और वो भी किस पर है, या तो अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर, तो उसके अंदर विद्युत अपघटय जैसे Na+ और Cl- है, इसके अंदर धनायन भी होगा और इसके अंदर ऋणायन भी होगा, तो धनायन की भी चालकता होगी और ऋणायन की भी होगी। ये कह रहा है कि इन आयनों की जो चालकता होगी उसके योग के बराबर होगी उसकी कुल चालकता, यानी कुल मोलर चालकता। तो ये क्या हुआ, कोलराउस का नियम। कोलराउस ने क्या किया कि किसी विद्युत अपघटय की जो सीमांत मोलर चालकता, यानी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, वो उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। इसमें धनायन आ गया और इसमें क्या आ गया, ऋणायन। ये धनायन की मोलर आयनिक चालकता और ये ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। अब ये जरूरी नहीं है कि धनायन एक हो ऋणायन एक हो, इसके लिए उन्होंने धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक ज्ञात किए, यानी धनायन ऋणायन की संख्या नॉर्मल भाषा में। जैसे AlCl3 हो जाता है विद्युत अपघटय, NaCl नहीं होकर के AlCl3 होता, तो हम क्या लिखते, यहां लिखते, इसको M की जगह देखो NaCl लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखेंगे, AlCl3 लिखेंगे, और Al कितना है, लेमडा, यहां 0 आ गया, यहां Al+3। अब यहां Al तो एक ही है किंतु Cl 3 है, तो इस तरह से लिखने से काम नहीं चलेगा, यहां कितना लगाना पड़ेगा, 3, और यहां ये 3 2 1 लगाते हैं, यही क्या है, अभिगमनांक। देखो कोलराउस का नियम क्या कहता है, कोलराउस का नियम कहता है कि इस नियमानुसार किसी विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कह रहा है कि किसी विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी लेमडा नोट m इज इक्वल टू होता है लेमडा नोट प्लस, और बाद में इसमें जोड़ किसका करते हैं, लेमडा नोट माइनस, यानी धनायन और ऋणायन को जोड़ देते हैं। अब धनायन और ऋणायन की संख्या एक हो, ये जरूरी नहीं है, इसकी संख्या एक से ज्यादा हो तो धनायन के लिए धनायन का अभिगमनांक और ऋणायन के लिए ऋणायन का अभिगमनांक, उससे उसको गुणा कर देते हैं। देसी भाषा में समझ लो कि धनायन को धनायन की संख्या से और ऋणायन को ऋणायन की संख्या से गुणा कर दो, कि ऋणायन कितने हैं तो उसे ऋणायन की संख्या से, और धनायन कितने हैं उसको धनायन की संख्या से, यानी V प्लस धनायन होंगे वो धनायन की मोलर आयनिक चालकता से गुणा किए जाएंगे, और जो ऋणायन होंगे वो ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता से गुणा किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीमांत मोलर चालकता, किसके द्वारा, कोलराउस के द्वारा। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, वो आगे बताऊंगा। अब हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते कि ये नियम कहां कहां आता है। तो सबसे पहला इसका जो अनुप्रयोग है वो वियोजन की मात्रा का निर्धारण। क्या नियम है, वियोजन की मात्रा का निर्धारण, कि कोलराउस के नियम से हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस के नियम से क्या ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से दर्शाते हैं। देखो ये अल्फा क्या होता है, ये होता है लेमडा m में किसका भाग लगा दें, लेमडा नोट m का भाग लगा दो, तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, ये अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाती है। किसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, अल्फा। अब देखो अल्फा वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा वियोजन की मात्रा है, जिसके बराबर क्या होता है, लेमडा m बटे लेमडा नोट m। लेमडा m क्या है, पीछे बताई थी ये टॉपिक चालू करने से जस्ट पहले, क्या बताया था कि मोलर चालकता, और मोलर चालकता क्या है, सामान्य सांद्रता पर। फिर कौन सी, सीमांत मोलर चालकता, वो किस पर है, अनंत तनुता। यानी क्या कह सकते हैं कि सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता, क्या कह सकते हैं कि सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता, क्योंकि लेमडा m क्या होता है, सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता होती है। सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता तथा अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, तो ऐसा लिखे तो बड़ा हो जाएगी, इसको छोटा करें तो अनंत तनुता और शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता क्या है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु लंबा लगेगा थोड़ा।
अनंत तन्यता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? सीमांत मोलर चालकता। यानी हमने क्या कह दिया कि सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता तथा सीमांत मोलर चालकता का जो अनुपात है, दोनों का जो रेशियो है, उसी को हम क्या कहेंगे? वियोजन की मात्रा कहेंगे। वियोजन की मात्रा किसे कहेंगे? कि किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता तथा सीमांत मोलर चालकता का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है। अब वियोजन की मात्रा देखो यहां आएगी, वो 1 से कम आएगी, यहाँ कणों की क्वांटिटी में होती है। यदि इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहे तो ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। प्रतिशत में बदलना चाहे तो क्या करेंगे कि लेमडा एम बटे लेमडा नोट एम को कितने से गुणा कर दें? 100 से गुणा कर दो। जैसे 0.46 आया, 100 से गुणा किया तो 46% हो गए। 0.2 आया, 100 से गुणा किया 20% हो गए। यानी ऐसे इस सूत्र से 1 से कम आएगा और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करते। ये अपना किसका निर्धारण हुआ? वियोजन की मात्रा। अब वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये अल्फा की वैल्यू है, क्या है? लेमडा एम बटे लेमडा नोट एम। अब देखो वियोजन की मात्रा के लिए देखो दुर्बल विद्युत अपघटय लेते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघटय एसिटिक अम्ल है, ज्यादा उपयुक्त उदाहरण। ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा CH3CO- और Ha+। यहां 1 है, यहां कितने हुए? 0 0। इसका 1 माइनस अल्फा, तो इसके क्या हुए? अल्फा अल्फा। ये प्रारंभ में थे और ये सामने पर है। सांद्रता C हो तो C से गुणा कर दिया, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। ठीक है, क्योंकि जो सांद्रता होती है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे वियोजन की मात्रा, पहले एक कण था और अल्फा टूट गए तो 1 माइनस अल्फा, और इसके टूटे हुए कण बन गए अल्फा अल्फा। तो देखो x होता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। क्या होता है? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद कौन से होते हैं? आगे वाले, और अभिकारक कौन से होते हैं? पीछे वाले। तो ये होता है, इस तरह से आ जाता है कि C अल्फा माइनस C अल्फा। ऊपर किसकी सांद्रता लिखते हैं? उत्पादों की, उत्पाद ये है, और नीचे अभिकारकों की लिखते हैं 1 माइनस अल्फा। C से C कट गया तो Ka बराबर आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये किसका निर्धारण हो गया? ये वियोजन स्थिरांक का निर्धारण हो गया। इस सूत्र को आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं, यानी हम अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आपको बताई थी, कितनी होती है? लेमडा एम बटे लेमडा नोट एम। ये मान रख करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और इस सूत्र पे भी न्यूमेरिकल, तीनों पे न्यूमेरिकल आता है। दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे उस पर भी न्यूमेरिकल। तो इससे पहले हम वापस देख लेते हैं कि सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। सीमांत मोलर चालकता हम किसको कहेंगे? सीमांत मोलर चालकता हम कहेंगे कि अनंत तन्यता या शून्य सांद्रता पर कोई भी विद्युत अपघटय है, उसकी जो मोलर चालकता होती है उसको सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तन्यता या शून्य सांद्रता पर किसी भी विद्युत अपघटय की जो मोलर चालकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता। देखो यहाँ दुर्बल विद्युत अपघटय यूज किया हुआ है, यह नहीं कि प्रबल की नहीं कहे, क्योंकि दुर्बल के लिए क्यों कहा गया है, प्रबल के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रबल तो सामान्य सांद्रता पर ही पूरा टूट जाता है। आपको तन्यता, मोलर चालकता पर तन्यता के प्रभाव में पता है कि प्रबल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इसी कारण ये दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए यूज करते हैं कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघटय की जो चालकता होती है, यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, कि दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तन्यता या शून्य सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है उसको हम सीमांत मोलर चालकता बोलते हैं। कौन सी मोलर चालकता बोलते हैं? सीमांत। सीमांत यानी सीमा का अंत हो गया, इससे आगे चालकता बढ़ ही नहीं सकती। चालकता शब्द यहाँ मोलर चालकता के लिए ले रहा हूं, क्योंकि चालकता वैसे अलग होती है। चालकता किसको बोलते हैं? विशिष्ट चालकता को। यहाँ शॉर्ट में बोल रहा हूं चालकता, ठीक है, कि जो दुर्बल विद्युत अपघटयों की जो जिस सीमा तक हम चालकता बढ़ा सकते हैं, कौन सी चालकता? मोलर चालकता।
क्योंकि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता ही बढ़ेगी। यानी किसी दुर्बल वैद्युत अपघटक की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है उसको हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। ये प्रबल वैद्युत अपघटकों के लिए एक सूत्र है जो याद रखना है। इसमें देखो एक ग्राफ था जो मैंने मिटा दिया कि ये प्रबल के लिए लागू होता है क्योंकि प्रबल का ग्राफ टच होता है, इस तरह से चलता है, और दुर्बल के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि देखो ये कहीं नहीं मिलते, ये सीधा जाता है इधर और ये इधर सीधा निकल जाता है, कहीं टच नहीं होते, और टच नहीं होते तो निर्धारण नहीं हो सकता यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो सूत्र है ये प्रबल के लिए ही लागू होता है, यानी सांद्रता जो बढ़ेगी उस हिसाब से इसका सीक्वेंस रहता है, उसी तरह से मोलर चालकता घटेगी। किंतु तनुता है उस पर ये चीज डिपेंडेड नहीं, सॉरी दुर्बल वैद्युत अपघटक के लिए चीजें डिपेंडेड है नहीं, ठीक है। फिर कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या है कि इस नियमानुसार किसी वैद्युत अपघटक की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की आयनिक मोलर चालकता उनके योग के बराबर होती है। ये इसका गणितीय रूप लिख दिया। फिर हमने क्या किया, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े। एक पहला अनुप्रयोग है कि दुर्बल वैद्युत अपघटक में वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, उसका वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा क्या है कि कोई भी वैद्युत अपघटक, दुर्बल वैद्युत अपघटक लेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघटक की सामान्य सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। सिंपल सूत्र ये है, प्रतिशत में निकालो तो गुणा 100 से कर, ठीक है। वियोजन स्थिरांक क्या होगा, कोई दुर्बल वैद्युत अपघटक लेंगे उसको तोड़ेंगे, इसका 1 होता है, इसका 0 मोल पहले, और फिर साम्य पर टूटने के बाद 1 माइनस एल्फा, यानी वियोजन पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा एल्फा, सांद्रता से गुणा कर दिया, C1 माइनस एल्फा C एल्फा C एल्फा के ए बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। ये अपना वियोजन स्थिरांक है। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।